नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। मनोवैज्ञानिक एक रीत है। मनुष्य जिस माहौल में रहता है उसी के बारे में वो सोचने लगता है। उसके सामने अगर कोई लगातार कुछ भी कहे तो उसके दिलो दिमाग पे वही चीज छा जाती है। जैसे कि अगर आप रामदेव बाबा को 24 घंटे सुनोगे तो आप अपने आप ही योग के प्रति आकर्षित हो जाओगे। अगर आप किसी संत के पास रहते हो 24 घंटे के लिए तो आप अपने आप ही भक्त बन जाओगे। वैसे तो बातों का क्या है, बातें तो होती रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कही गई थी, लेकिन चलो अभी भारत देश को हम एक साइड पर बड़े इज्जत के साथ रख देते हैं। गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात में देखा गया कि 21 फरवरी को 6 महानगर पालिका का चुनाव हुआ। उसके नतीजे भी 23 फरवरी को घोषित कर दिए गए, लेकिन अब 28 फरवरी को जिला पंचायत, नगर पालिका और तालुका पंचायत के इलेक्शन होने हैं। तब सवाल ये होता है कि पहले जो नतीजे आए हैं वो चुनाव पार्ट 1 का असर इस चुनाव पार्ट 2 पर कितना पड़ेगा। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़ गए हैं किसान नेता सागर अमारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके अलावा भाजपा से संजय रावल हमारे साथ जुड़े हैं और आपसे प्रचेता पंड्या हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सागर जी, अगर आपको मैं ये पूछूं कि ये जो चुनाव 2 पार्ट में करवाया जा रहा है, पहले पार्ट का जो चुनाव है उसमें तो भाजपा को जीत मिली है, उसका जो असर है वो ये चुनाव पार्ट 2 पर क्या पड़ेगा? जहाँ तक मेरी समझ कहती है, शहरों के जो परिणाम आए उससे ज़्यादा कोई ग्रामीण इलाका प्रभावित होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गुजरात का वैसे भी अगर हम वोटिंग पैटर्न देखें तो भाजपा के पास जितनी भी सीटें हैं अधिकतम अर्बन एरिया से हैं और विपक्ष के पास जितनी भी सीटें हैं और लगातार यही होता रहा है वो रूरल एरिया से हैं। तो दोनों के सवाल जुदे अलग अलग हैं और दोनों की वोटिंग पैटर्न भी अलग अलग है। लेकिन अगर भारत में चुनाव हो और कास्ट को अगर आप अवॉइड करके चले तो बात बनती नहीं है। कास्ट भी एक बड़ा फैक्टर रहता है चुनाव के नतीजों में और ये भारतीय समाज की एक विशेषता है। अगर इसके मुकाबले रूरल चुनावों को देखा जाए तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी नीचा रहा। वो साफ दर्शाता है कि लोग नाराज हैं और जाए तो जाए कहाँ, वो वाली परिस्थिति है। मैं समझता हूँ कि रूरल में ऐसा नहीं होगा, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अप जाएगा, क्योंकि इनके मुकाबले उन्होंने ज़्यादा झेला है, चाहे कोरोना हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे एक्सेस रेन हो या डेफिसिट रेन हो। तो उन्होंने पिछले सालों में शहरों के मुकाबले गांवों ने ज़्यादा सफ़र किया है। अब वो सफ़र में सरकार ने उनको क्या मदद किया, वो मदद को वो एप्रिसिएट करते हैं या उससे संतुष्ट नहीं हैं, वो ये नतीजे दिखाएंगे। जी संजय जी, अगर सेम सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो चुनाव पार्ट 1 थी उसमें तो भाजपा को जीत मिली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जीत दोहराएगी, यानी कि चुनाव पार्ट 2 में भी क्या चुनाव पार्ट 1 की असर देखने को मिलेगी? वैसे साफ देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनावों में जो कामयाबी हासिल हो रही है, फिर चाहे 8 सीटों का पेटा चुनाव हो या फिर 6 महानगर पालिका के नतीजे जो अभी अभी आए वो देखा जाए, राज्यसभा के चुनाव के लिए जो 2 उम्मीदवार खड़े किए थे उनके बारे में बातें की जाए, खुलकर देखा जाए तो भाजपा का प्रभाव पूरे गुजरात में छाया हुआ है और पिछले 25 सालों से ये चल रहा है। जी प्रचिता जी, आपसे भी मैं वही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि डायमंड सिटी सूरत में तो आपको सीटें मिली, बहुत अच्छी शुरुआत भी रही, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, अभी जब ये चुनाव पार्ट 2 है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव पार्ट 1 में जो डायमंड सिटी में असर हुआ था वो क्या यहाँ कहीं देखने को मिलेगा?
देखिए, ये बात आपने जो पहले कही थी उस बात से सहमत हूँ कि हमारा मनोविज्ञान ऐसा है कि कुछ घटनाएं घटती है तो उसकी असर हमारे दिलो दिमाग पर रहती है और वो बहुत कम समय रह जाता है तो उस पे दोहराती भी है। ये कोई अलग बात नहीं है। इस बात को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगी कि सूरत ने एक बदलाव की दिशा में कदम रखा है। सूरत के मतदारों ने 27 वो जो अपने नगर निगम के पार्षद बन के चुन के भेजे हैं, ये हमारी शुरुआत है जी। और इसी का असर आप जिला पंचायत, नगर पंचायत और तालुका पंचायत में देखेंगे। इसीलिए मैं ये कह दे इसीलिए इसी बात को रखते हुए ही अरविंद केजरीवाल जी 27 लोगों को, ये 27 लोग नहीं है, मेरे गुजरात में उतरे सभी उम्मीदवारों की उम्मीद बन के आए हैं। तो निश्चित तौर पे वो जो एक आम आदमी का जादू चला है, उसका जादू आगे चल के वो जिला पंचायत और नगर पंचायत में भी देखने को मिलेगा। सागर जी, अगर बात करें तो आप किसान नेता है, आप किसानों के मुद्दे अक्सर सत्ता के सामने भी रखते आए हैं। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो दिल्ली में तो किसान आंदोलन काफ़ी मशहूर हो गया है, जो भी उसका कारण हो, लेकिन कई राज्यों के किसानों का समर्थन हासिल है, लेकिन गुजरात में कहीं वो इतनी बड़ी मात्रा में किसान आंदोलन देखने को नहीं मिला। शायद इसीलिए भी कि शायद मोदी जी के गुजरात में किसान खुलकर नहीं विरोध कर रहे हैं इस चीज का। लेकिन आपको क्या लगता है कि शहरी इलाकों में तो उसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन ग्रामीण इलाके की जब बात है, चुनाव होने हैं, तो किसान आंदोलन की इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं इस मुद्दे पर एक दो एग्जांपल देके ही बात करूंगा जी। मुझे धौलेरा से अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस तक एक पैदल मार्च लेके आना था और वो भी तय था कि हम 100 किसान आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। पुलिस की परमिशन नहीं मिली। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने परमिशन दी। उसके बाद फिर हम 5 दिन की पैदल यात्रा करके अहमदाबाद कलेक्टर पहुंच पाए। सचिवालय की बात नहीं थी, अहमदाबाद कलेक्टर आने की बात थी। मैंने जब प्रोग्राम दिए हैं तो प्रायर डिटेंशन तो मेरा हुआ ही है। मैंने क्राइम ब्रांच में भी रातें गुजारी है, दूसरे पुलिस स्टेशनों में भी अगली रातें गुजारी है। तो ये गुजरात का एक सिनारियो है। आपको अगर आवाज नहीं दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आवाज है नहीं। बहुत यानी सुनाई नहीं देती, उसका मतलब ये नहीं है कि आवाज नहीं उठती है। दूसरी बात ये है कि चुनाव के नतीजे जो भी आए उससे मेरा ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन गुजरात में केवल किसानों को, यानी कि जो मैदानी इलाके के किसान हैं, उन्हीं की बात करके छोड़ दे तो वो बात आधी रहती है। गुजरात के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी है और मैं जो किसान की व्याख्या करता हूँ उसमें स्वाभाविक मैदानी किसान तो है ही है। उनको मैंने पहले ही जो गिनाई वो सब समस्याओं का वो कैसे इसमें आकलन करके अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं उस पर काफी निर्भर करेगा। उसके साथ साथ जो नमक पकाने वाले हैं, मैं उनको नमक के किसान कहता हूँ क्योंकि वो भी वही करते हैं। उनकी एक विशेष समस्याएं होती है, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया? उनको भाव मिल रहे हैं, मार्केट मिल रहा है। वो तो खारा घोड़ा के रेगिस्तान में नमक पकाते हैं, तो वहाँ उनको पीने का पानी, वहाँ उनके बच्चों को स्कूल, ये सब उनकी समस्याएं हैं। तो वो स्वाभाविक है कि उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। वैसे ही जो मछुआरे हैं, मैं उनको समुद्र के पानी के किसान कहता हूँ। तो उनकी समस्याएं अलग है। उनकी समस्याएं ये है कि जैसे जैसे समुद्र के किनारे पर बड़े पावर प्लांट आते गए, बड़े उद्योग आते गए, तो स्वाभाविक उनका पॉल्यूशन समुद्र में ही जाता है। पानी भी थोड़ा गर्म होने लगा। पावर प्लांट का जो बॉयलर का पानी होता है एकदम गर्म, वो भी समुद्र में जाता है। तो किनारे पर मछलियां मिलना बहुत कम हो गई। हमारे मछुआरे जो पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं, उसकी एक वजह ये है कि नजदीक में कहीं मछली नहीं मिलती और पानी में कोई सरहद नहीं होती, इसलिए वो लालच में कब क्रॉस कर जाते हैं उनको मालूम नहीं है। तो साइक्लोन में उनकी नावें टूटी है, बड़े पैमाने पे टूटी है।
उसके बाद कोरोना में बाहर से भी जो मछुआरे आते हैं वो यहाँ फंस गए, गुजरात के किनारे के नजदीक थे तो गुजरात में फंस गए, तो उनको इन लोगों को निभाना पड़ा। वो सब मैंने वेरावल वगैरह समुद्र के किनारे पे उन लोगों से सुना है। तो पॉल्यूशन की वजह से घटती हुई उनकी आमदनी और जो सरकार की तरफ से उनको मिलना चाहिए, करीब 35 से 40 हजार करोड़ का गुजरात का केवल फिशिंग का बिजनेस है, वो लोग एक्सपोर्ट वगैरह जो करते हैं, उसके सामने उनको सरकार क्या देती है। और डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं जी। तो सब जो नौकाएं हैं वो तो डीजल से ही चलती है। जैसे किसानों को मार पड़ता है, नमक के किसानों को डीजल का मार पड़ता है, ऐसे ही समुद्र के किसानों को भी मार पड़ता है। आखिरी जो किसान छूट जाते हैं उनकी भी मैं बात कर लूं, गुजरात का जो ईस्टर्न बेल्ट है, ट्राइबल इलाका हम जिसको कहते हैं, 14% से ज्यादा पॉपुलेशन है गुजरात में, उनके एक अलग किस्म के सवाल है। वो परंपरा से जंगल में ही अपनी खेती कर रहे थे, उसमें ओनरशिप का भाव नहीं था, ना उनके मन में था ना सरकार के मन में था। जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया तो वो जितनी जमीन जोत रहे थे वो उनको दे देनी थी, उनके नाम करने थे। गुजरात की जो नेशनल एवरेज है और राज्यों में जो दी गई है उसके मुकाबले गुजरात की नेशनल एवरेज बहुत कम है। जो 5 बीघा जोतता था उसे 10 या 25 गुठा जमीन दी गई है, तो उसको पूरी जमीन नहीं मिली है। फिर जो ट्राइबल फंड होता है, हर बजट में ट्राइबल फंड एक अलग होता है, तो वो ट्राइबल फंड का इस्तेमाल मैंने देखा है कई बार बाद में कि वो नर्मदा निगम को दिया, एसटी निगम को दिया, अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया, तो वो पैसा उनके लिए खर्च हुआ कि नहीं। और जो पेशा एक्ट है जिसमें उनको बहुत सारे विशेष अधिकार उनकी ग्राम सभा को दिए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज गुजरात में क्या है। तो ये जब वोटिंग करेंगे तो अलग अलग इलाकों के किसान अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रख के करेंगे, लेकिन एक कास्ट फैक्टर भी गुजरात में है। जी बिल्कुल। संजय जी, आपका क्या कहना है? सागर जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि जरूरी नहीं है कि अगर आवाज सुना ही नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज उठती नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाजपा को ये जो 6 महानगर निगम के जो चुनाव थे उसमें तो शायद ये किसानों के जो मुद्दे थे वो नहीं नड़े, लेकिन अगर ये चुनाव पार्ट 2 है उसमें अगर किसान उसके असली जो प्रश्न है, असली जो मुद्दे हैं उसको लेकर अगर वोट करता है तो भाजपा को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। वैसे देखा जाए तो गुजरात में किसान आंदोलन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कई दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, गुजरात में से जुड़ने के लिए 200 लोग गए थे। सागर भाई ने बताया कि हम 100 लोग थे। मैं नहीं गया। तो मेरा ये कहना है कि यदि आंदोलन का आक्रोश इतना गुजरात में होता तो किसानों को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह हम पंजाब के और हरियाणा के किसानों को रोक नहीं पा रहे हैं, उसी प्रकार गुजरात के किसानों को भी हम नहीं रोक पाते। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में किसानों की स्थिति काफी कुछ संतोषकारक है, संतोषजनक है। वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और उनको ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस पर एक भरोसा है, एक विश्वास है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 125 जितनी योजनाएं, और ऐसा भी नहीं है कि गुजरात में किसानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ किसान आंदोलन इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, जैसे अभी अभी सागर भाई ने बताया, तो हमारा पूरा गुजरात 5 प्रकार के भौगोलिक भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है, भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, और हर एक के अलग अलग प्रश्न हैं। लेकिन पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं कि जब जब चुनाव आए हैं, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव, यहाँ तक कि महानगर पालिकाओं का चुनाव 2015 को छोड़कर सभी महानगर पालिकाओं में तीसरी बार, चौथी बार या छठी बार, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों को छोड़कर, क्योंकि कोई भी सरकार
पूरे राज्य के और पूरे देश के सभी समस्याएं एक साथ सुलझा नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार ने इन समस्याओं के लिए कुछ किया ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर एक क्षेत्र में सरकार को नुकसान होता, चुनाव में तो होता ही होता। इस बार जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने बताया, आम आदमी पार्टी की अभी शुरुआत है। किसी भी गांव में एक भी सरपंच आम आदमी पार्टी का नहीं है। कास्ट फैक्टर, तो कास्ट फैक्टर का असर 2015 के चुनाव में नगर पालिका में, जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में हुआ था। लेकिन उसके बाद 5 सालों में डैमेज कंट्रोल के बाद जब उन लोगों को पता चला कि हम लोग मिसगाइड हुए थे, क्योंकि उस समय जो लोग नेतागिरी कर रहे थे वो तो राजकीय लाभ उठाने के लिए सोच रहे थे। वो तीनों अलग अलग ढंग से किसी न किसी दल में जाकर के चुनाव लड़े और उनका जो मुद्दा था और जिस बात पर वो पूरी प्रजा को बहका रहे थे, उन्होंने अपना जो ध्येय लेकिन था, आप जो 3 वो लोगों बदल की दिया। बात कर रहे हो संजय जी, उसमें से एक को तो आपने भी अपनाया। अगर वो लोगों को उकसा रहे थे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वही लोग को आप खुद की पार्टी में शामिल कर दो? अगर आपको पता है कि इनका काम जनता की सेवा करना नहीं है, लोगों को उकसाने का है, तो फिर भाजपा में उनको खेस पहनने का मतलब क्या था? वो तो क्या होता है कि जब ये तीनों जो नेता हैं वो अलग अलग बात को लेकर के, अलग अलग समस्याओं को लेकर के आंदोलन चला रहे थे, तो हमने देखा कि बाद में उनका मकसद राजनीति में जुड़ना ही हुआ। तो जुड़े भी, और जुड़ने के बाद वो भाजपा में इसलिए आए क्योंकि उनको ये लगा कि यहाँ मुझे अच्छी तरह से मेरे प्रश्नों को समझा जा सकता है। तो वो जुड़े क्योंकि आंदोलन के नेता थे और वही बताते हैं कि हमारे साथ जुड़ी जो सेना है, लेकिन आपके साथ जो जुड़े उनको तो जनता ने स्वीकार नहीं किया। उनकी जो हरी पैन के सपने थे वो तो जनता ने पूरी तरह से धो दिए। और मैं जी सागर जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जैसे संजय भाई ने कहा कि सागर भाई ने कहा कि केवल 100 लोग थे, वो एक अलग मुद्दा था, 2016 की बात थी। हम शुरू से ये झेल रहे हैं संजय भाई, और मैं के न्यूज़ के माध्यम से आपको ये भी गारंटी देता हूँ, आप मुझे गांधीनगर की परमिशन दिला दे, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मैं 50,000 किसान गांधीनगर में लाऊंगा। आप गिन लेना, अगर 49,999 हो तो मैं आइंदा जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं करूंगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। मुझे आप परमिशन दे दीजिए, और दूसरा, किसान को गांव से निकलते ही वहीं पर डिटेन ना किया जाए। ये 2 बातें चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है, धुआं नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं आग ही नहीं है। आग बहुत है, धुआं नहीं निकल रहा है। दूसरी बात, मैं चुनाव के नतीजों को उसकी सक्सेस से नहीं जोड़ता हूँ। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का पूरा मैकेनिज्म बदल गया है। संजय भाई ने जो लोकप्रियता की बात कही और बहुत सारे काम भी उन्होंने गिनाए, आप सभी चुनावों का अगर डेटा उठा के देख ले तो रूरल एरिया में भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट शेयर जो है वो लगातार डाउनफॉल पे है। उनको चुनौती किसी ने टक्कर बराबर तगड़ी नहीं दी है, वो बात अलग है। और आज का जो चुनाव है वो इट इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग एंड मैनेजमेंट। अगर जिसकी ब्रांडिंग अच्छी है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो चल जाए। यानी सागर जी साफ साफ आपको यही कर रहे हैं कि भाजपा अगर जीतती है तो जरूरी नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन क्योंकि जनता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, विपक्ष कमजोर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट होता है। मैं प्रचेता जी के पास आना चाहूंगी। पहले तो जिस तरह से संजय जी बता रहे थे, आंदोलन से उठे हुए लोगों की बात कर रहे थे, अगर आम आदमी पार्टी को भी ऐसे देखा जाए उसकी हिस्ट्री, तो ये आंदोलन से ही जन्म ली हुई पार्टी है। आपको क्या लगता है, अगर हम गुजरात की ये जो आने वाले चुनाव है, कल जो चुनाव होने हैं, उसको फोकस में लेके अगर हम ये मुद्दा देखें, तो आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन की कितनी इम्पैक्ट कल देखने को मिल सकती है? और अन्य भी कई समस्याएं हैं जो मतलब खेत मजदूरों से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा को इसका क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाहूँगी, हमारे
अहमदाबाद के जब चुनाव चल रहे थे, यानी उसकी प्रोग्रेस में थे, उससे पहले हम जिला पंचायत और नगर पंचायत के मैंडेट देने के लिए कुछ कुछ गांव में गए थे। वहाँ पे हमारी जो बात वहाँ के किसानों से हुई, वहाँ की गृहिणियों से हुई, या फिर जो कॉन्टेस्ट करना चाहते थे उन उम्मीदवारों से हुई। उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि हमने पूछा कि आप आम आदमी पार्टी को क्यों लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया एक यही विकल्प है, रह के गया है हमारे पास, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस तो एक होके जा रही है, किसी को किसान दिखाई ही नहीं देते। और जो किसान इतना समय से वहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ केजरीवाल सरकार ही उनको पनाह दिए हुए हैं, और कितने दिक्कतों के बावजूद यहाँ हमारी आवाज़ बहुत दबाई जा रही है। और वो खुल के आने के लिए हम जिला पंचायत, नगर पंचायत, तालुका पंचायत में अपना एक कैंडिडेट के रूप में उभर के आए हैं। और वो भी जो कैंडिडेट है वो भी एक आम आदमी है, एक जिसको चाहिए कि उसके गांव में कुछ अच्छी शिक्षा का प्रावधान हो, अच्छे पानी की सुविधा उनके वहाँ अवेलेबल हो, और वो भी बहुत शिक्षित लोग हैं। मैं बहुत ही गर्व से ये बात कहती हूँ कि हमारे जो लड़की यानी उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो बहुत ही एजुकेटेड है, और साथ साथ में वो एक विज़न लेके चले हैं कि गांव में जाके गांव का विकास करके लाना है, क्योंकि सच्चा विकास वही होता है। और हम लोग पढ़ लिख के हमारे गांव को कुछ नहीं दे पाए तो गलत बात है। तो उस तरीके से वो वहाँ पे गए हैं और अच्छी तरह से वो, पर आपने जो बोला आंदोलन, मैं इसका भी जिक्र कर दूँगी। आंदोलन आखिर होता क्यों है? वो एक आक्रोश है, वो एक धुआं है, वो एक भाप बन के बाहर निकलता है। तो पर वो आग आज 7-8 साल बाद भी केजरीवाल सरकार ने प्रज्वलित रखी है। अपने विकास के कामों को वो आगे लेके जा रही है, प्रगति के कामों को आगे लेके जा रही है। आज जनता को ये विश्वास बैठा है कि हाँ, ये है एक सरकार जो कहती है वो करती है जी। तो वो लेकिन ही अगर सूरत की बात करें तो आम आदमी जी। पार्टी का फेस जैसे कि भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी है, ऐसे आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल है। जी। लेकिन देखने को ये मिला कि सूरत में आपकी शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन उसका श्रेय ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के अलावा पाटीदार समाज की जो भाजपा और कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी थी उसको उसकी वजह बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि चलो सूरत में तो जो हुआ था, नाराजगी थी, उसका बेनिफिट अगर उस दृष्टि से देखो तो आपको मिला, तो आपको क्या लगता है ग्रामीण इलाके में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो ये शुरुआत है, यानी उनके पास कोई पुराना इतिहास नहीं है, उनके जो लोग हैं वो जैसे कि आप बता रहे हो शिक्षित होंगे, लेकिन फिर भी वो इतना मतलब कह सकते हैं कि लोगों के साथ कनेक्टेड चेहरा नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है? नहीं, मैं ये बात खुल के रखना चाहूँगी। हमारे गोपाल इटालिया जी पूरे जब से बने हैं गुजरात के यानी मुख्य रूप से आगे एक युवा चेहरा निकल के आगे आए हैं। वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। उनके साथ साथ भेमाभाई चौधरी है जो उत्तर गुजरात दिशा से बिलोंग करते हैं। वो तो कितने बरसों से, वो खुद किसान है, गोपाल भाई खुद किसान है, और वो लोग उन परिस्थितियों से जूझते हुए लोगों से लगातार मिल रहे हैं, अब के नहीं, बहुत 4-5 साल पहले से, और एक विचारधारा के रूप में काम कर रहे हैं। और यही एक समय आके आज बना है कि गांव-गांव में आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ाने जा रही है जी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके, यानी बहुत स्लोली पर बहुत मक्कमता से कदम हम बढ़ाए जा रहे हैं। और हमारे भेमा भाई ने तो महसाणा में, डीसा में बहुत अच्छी रैलियां निकाली है जी। और वो ट्रैक्टर रैली तो इतनी बड़ी थी कि भौचक्के रह गए सबके।
तो ये एक बहुत अच्छे बदलाव की ओर हम जी। जा रहे हैं। जी। जब आप बदलाव की प्रचेता जी बात कर रही है, दूसरी आपने बात शिक्षित लोगों की भी की थी, क्योंकि ये चुनाव है वो ग्रामीण इलाकों के मतलब मायने रखते हैं। तो सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप तो किसानों से जुड़े हुए हैं, अक्सर ये होता है कि जो किसानों के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। अभी हम अगर गांव में मतलब स्कूले की बात करें, यानी कि जो सरकारी स्कूल है उसकी बात करें, तो जो विश्व प्रसिद्ध रूपाणी जी है मुख्यमंत्री प्रधान और 300 मतों से जीते हुए जो हमारे शिक्षण मंत्री है, उन्होंने तो जो सरकारी स्कूले है मतलब गांव की मैं बात करूं तो उसको गोदरेज का ताला ही लगा दिया है, यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे कितने मायने रखते हैं? देखिए, ये किसानों का एक फैक्टर, उसको माइनस, मतलब पहले मैंने उस पर बात की। जब रूरल इलाके में चुनाव होता है तो उसमें दो बड़ी बातें और भी होती हैं, क्योंकि वो मेट्रो से दूर होते हैं, उनकी बातें मीडिया तक जल्दी से पहुंचती नहीं है। कुछ लोगों को धमकी देके भी विड्रॉ करवाए गए हैं, मेरे पास है, मैं अभी वीडियो भी दिखा सकता हूँ, फोन पे बात भी करवा सकता हूँ के न्यूज से जी। तो ये भी एक फैक्टर रूरल में बहुत चलता है। दूसरा, सबके काम की जो चीज है वो तो शिक्षा, गांव की शाला है। 3,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल गुजरात में ऑलरेडी बंद हो चुकी है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि गोदरेज के ताले लगे हैं। उससे एक कदम आगे जाके देखें तो गाँव में जो पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, उसकी हालत क्या है। ज्यादातर मैं बबूल के पेड़ उगे हैं अभी, वो मैं उसकी तस्वीरें वगैरह के लिए उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर और डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है। ये हालत कोरोना के दरमियान भी देखी, उसके पहले भी देखी और अभी भी यही स्थिति है, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादातर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट पे रहता है, लेकिन उसके बाहर भी गुजरात है और वो इस गुजरात से बिल्कुल ही अलग गुजरात है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यहाँ के जो नतीजे हैं उसका कोई प्रभाव रूरल इलेक्शन में नहीं दिखेगा। वहां दिखेगा क्या, किसान को हो या पशुपालक हो, जो सबसे बड़ी रूरल इकोनॉमी के सबसे बड़े जो सोर्स है दो, वो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है। 2019 में किसानों ने जब क्रॉप लोन ली बैंक से, तो अपने हिस्से का प्रीमियम बैंकों ने काट के इंश्योरेंस कंपनियों को भेज दिया। सरकार ने बहुत बाद में तय किया, जब सीजन भी खत्म होने आई, कि हम क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम नहीं देंगे, सरकार का जो हिस्सा था। तो सरकार ने तो नहीं दिया, लेकिन किसान का प्रीमियम जो कंपनी के पास चला गया वो आज तक लौट के किसान के खाते में वापस नहीं आया है। तो ये तो 2021 में हम आ गए, वो पैसे का हिसाब किसान नहीं मांगेगा, ऐसा हम कैसे मान लें। दूसरी बात, बहुत सारी बातें होती है। देखो, जब ये क्रॉप इंश्योरेंस वाला मामला चल रहा था, बहुत जगह अन्याय हुआ। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिया कि ग्राउंड से जो डेटा आया था और यहाँ से सरकार ने कंपनी को जो डेटा भेजा, दो में बहुत बड़ा अंतर है। और बाद में सरकार ने हाई कोर्ट में जब हम गए तो पिटीशन में एफिडेविट करके कहा कि टेक्निकल कमेटी को हमने सौंपा था और टेक्निकल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हमने उसको डिडक्शन किया है, यानी कहीं 60% जो उनको मिलना चाहिए उससे 60% कम सरकार ने ही दिलवाया है। सरकार ने खुद एफिडेविट में स्वीकारा कि हाँ, हमने कम किया है। तो ग्राउंड का डेटा सही था या टेक्निकल कमेटी का सही था? अब इसके लिए आंदोलन तो करना था, क्योंकि हमारा तो पैसा ऑलरेडी जा चुका है ना, लेकिन परमिशन कहाँ से मिली है जी। तो हमने जो बड़ा आंदोलन चलाया था उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब है। बाहर निकल नहीं सकते, पुलिस डिटेन करती है, केस करती है, फिर 6-7 साल आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए। तो किसानों ने, मैंने एक ऐलान किया था कि अपने अपने खेत में एक बैनर लगा दो कि मेरा क्रॉप इंश्योरेंस कोई लूट गया है, और उसकी तस्वीरें उसको सोशल मीडिया पे वायरल करो। एक अखबार ने पूरा पन्ना भर के रोज जिस तरह से गांवों से तस्वीरें आती थी वो काफी दिनों तक चलाई है। तो मैं कैसे ये कह दूं कि वो किसान भूल जाएंगे कि उन्होंने अपने पैसे के लिए बैनर भी लगाए थे लेकिन पैसे लौट के नहीं आए हैं। दूसरी, जो पशुपालकों की बात कर दो, देखो एग्रीकल्चर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लो मेरी आय 1000 रुपया थी, 1500 रुपया हो गई, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 900 रुपया था, तो मुझे 100 रुपये का मुनाफा था 1000 रुपये में।
मेरी आय 1500 रुपया हो गई, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1700 रुपया हो गया। तो 1000 का 1500 हुआ, लेकिन एक्चुअल में मेरा 200 रुपये का घाटा हो गया। अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का है, गुजरात में इरिगेशन कैनाल इरिगेशन 23% से ज्यादा नहीं है, बाकी में बहुत बड़ी मात्रा में डीजल वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। खाद के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं, हर सीजन में वो बढ़ते हैं, बीच में भी कभी बढ़ जाते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो उनको घाटा हो रहा है, उसको वो कैसे नजरअंदाज कर लेंगे। वैसा ही दूध में है कि उनको जो चाहिए उसके तो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप डेयरियों के दाम देखिए, जिसमें ज्यादातर पॉलिटिकल लोग ही है वहाँ डेयरी सेक्टर में, जी। तो वो तो भाव बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। आपने यहाँ पर बात की है जो गांव से रिलेटेड जो बिजनेस है, जैसे कि डेयरी ले लो, तो ये भी देखा गया है कि सिर्फ अगर अमूल कंपनी को देखो तो चलो लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानिक जो पशु पालन से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ आमदनी होती होगी, लेकिन दूसरी बात करें तो हर बार बात की जाती है कि गांव में भी जो मतलब कला से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अच्छी साड़ी बनाते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उसके रिगार्डिंग कुछ बुनते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बड़े नेता या कुछ बिचौलिए होते हैं वो उसका लाभ ले जाते हैं। जो उनकी कड़ी मेहनत होती है वो सिर्फ और सिर्फ विलेज आर्ट करके उनसे खरीद लेते हैं, लेकिन जो असली मुनाफा है वो बिचौलिए ले जाते हैं। नहीं, ये जलपा आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसकी वजह है, उसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। किसी भी पार्टी की सरकार हो, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, और एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट रहा है, तो यहाँ कांग्रेस भी रही है, जनता पार्टी भी रही है और भाजपा भी रही है। उन्होंने जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया, उसके मुकाबले जो रूरल इकोनॉमी के लिए जरूरी था वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो स्मॉल स्केल रूरल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग, पैकिंग, मार्केटिंग, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना तो गुजरात सरकार ने किया है, ना भारत सरकार ने किया है, और किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होने की वजह से ये रूरल इकोनॉमी का जो जीडीपी में हिस्सा है वो लगातार कम होता जा रहा है। मुकाबले आप देखिए सर्विस सेक्टर का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने भाव खुद तय कर रहा है। प्रोडक्शन सेक्टर है तो वो अपने भाव खुद तय कर रहा है, तो उसका हिस्सा बढ़ रहा है जी। लेकिन रूरल इकोनॉमी का जो उसमें हिस्सा होना चाहिए वो कम क्यों हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस कम होती जा रही है। और इसमें आप इन्फ्लेशन को, अगर आज भी जो एमएसपी है उसमें से आप इन्फ्लेशन माइनस करके देखो तो हम नेगेटिव में हैं। जी, संजय जी क्या कहना है? यहाँ पर ढेर सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, यहाँ पे पशु पालन से जुड़े लोगों पे चर्चा हुई, किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई, शिक्षा के लिए भी बताया गया कि सरकारी जो स्कूलें हैं उनको ताले लग गए हैं, यानी किसान के जो बच्चे हैं वो उनको एक अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती। और ग्रामीण अगर हम बिजनेस की बात करें, यानी उनकी जो कला और संस्कृति है, यानी कि जो बुनाई का काम होता है या फिर जो बनाने का मतलब उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स है, मिट्टी के खिलौने ले लो या बर्तन ले लो या ढेर सारे ऐसे ही कई वर्क भी होते हैं, उन सब चीज़ों में भी यही होता है कि वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन मुनाफा अक्सर बिचौलिए ले जाते हैं। जलपा जी, मैं सब चर्चा सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तो पिछले 25 साल में या इससे पहले गुजरात में कोई काम ही नहीं हुआ है। किसान एक मुद्दा हो सकता है, कई बातें उसमें हो सकती है, लेकिन गुजरात जो है वो उद्योग की ओर जाने वाला प्रगतिशील राज्य है। जी सागर जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, मैं आपके तो और जवाब मैं जी रिस्पॉन्ड करूंगा। और यहाँ इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ। और दूसरी बात कि मैं जिस इलाके से आता हूँ और मैंने जो देखा है, मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, वहाँ पशुपालन का उद्योग आज इतना तेजी से चल रहा है कि हमारे गांव की एक महिला यदि उसके पास 2 बीघा या 3 बीघा जमीन है तो भी 1 लाख रुपया पशुपालन बिजनेस से कमा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि
डेयरी उद्योग भी अपने गुजरात में बहुत अग्रसर है। जी, लेकिन आप जो बात कर रहे हो पशुपालन, अगर उसका रेशियो आप बात कर रहे हो एक महिला की, लेकिन वो एक महिला के सामने जो इतने सारे लोग हैं, ऐसे तो मेरे उनका गांव क्या? में 100 गाय रखने वाले जी। 100 यूनिट है। और मेरा गांव नहीं, मेरा तहसील, मेरा जिला, महसाणा जिला देखा जाए, बनासकांठा जिले में देखा जाए, और कई ऐसे जिले हैं कि जिसमें पशुपालकों की, और ये पशुपालन तो खेती के साथ जुड़ा व्यवसाय है, खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि यदि इतना सब खराब हालत गाँव की होती तो लोकसभा चुनाव भी हुए हैं गुजरात में, उसमें 26 की 26 सीटें कैसे मिलती। अरे अभी तुरंत की बात देख लेते हैं कि यदि किसान इतने परेशान होते, पशुपालक इतने परेशान होते, गांव के मजदूर इतने परेशान होते, तो 8 जो विधानसभा देखिए, आप उपचुनाव की बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको पता है कि कांग्रेस में से कौन आया था, किसको मिला, और उसका बेनिफिट जो आपको 6 महानगर निगम में भी हुआ है वो भी हम भली बात ही जानते हैं। सागर जी कब से कुछ कहना चाहते हैं, हम सागर जी को बोलने का मौका। संजय भाई कह रहे हैं कि महिला 1 लाख रुपया कमा रही है, उन्होंने उसकी आय बताई महिला की, उनका खर्चा क्या है संजय भाई 1 लाख में से? मैं वही कह रहा हूँ कि लाख रुपया मुनाफा नहीं है, लाख रुपया आना मतलब मुनाफा थोड़े ही हुआ। वो हो सकता है कि 95,000 रुपया उनका वो सब मेंटेनेंस में चला जाता हो, तो इस तरह से हम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। दूसरा, डेयरी सेक्टर की आपने बात की, तो उसमें सरकार का योगदान क्या है? वो तो पहले से एक कोऑपरेटिव, मतलब लोगों ने अपने से खड़ा किया हुआ एक सेक्टर है, जिस पर अभी राजनीतिक लोग हावी हो गए हैं, उन्होंने उसको डेवलप नहीं किया है। तीसरा, अमरेली जिले के इंटीरियर में कौन सी डेयरी है, कच्छ के इंटीरियर में कौन सी डेयरी है? ये एक बेल्ट है, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात, जिसमें डेयरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कोऑपरेटिव सेक्टर मजबूत है। लेकिन इसके सिवा भी गुजरात है, ट्राइबल भी गुजरात है, फिशरमैन भी गुजरात है, और मैदानी सौराष्ट्र इलाका भी गुजरात ही है। दूसरा, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, किसी के भी हो। आप गुजरात के 25 साल के बजट उठा के देख लीजिए और आप मुझे दिखाइए कि कौन से बजट में रूरल इकोनॉमी को आपने 4% से ज्यादा अलॉटमेंट दिया है। आपकी ही सरकार के बजट उठाइए, 4% से अगर ज्यादा दिया है तो मैं मेरी गलती यहाँ पब्लिकली स्वीकार के माफी मांगूंगा। देखिए, आंकड़े एक खेल होते हैं, एक तो बजट एलोकेशन होता है, दूसरा बाद में अनस्पेंट अमाउंट वापस जाती है। कोई भी नई योजना लॉन्च हो उसमें एक एलोकेशन होता है, लेकिन वो तो दिखावे के लिए होता है। बाद में उसमें से कितना स्पेंट हुआ और कितना अनस्पेंट अमाउंट वापस गया, ये आंकड़े भी हमको देखने चाहिए। ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे सेंटर के बजट हो चाहे स्टेट के बजट हो। 1 लाख रुपया, 50,000 करोड़ रुपया अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए लगाएंगे, लेकिन उसको आप थोड़ा अंदर पढ़िए, आने वाले 5 साल में, मतलब साल के पूरे देश में 10,000 करोड़ रुपये हुए। इसी तरह से आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया, लेकिन वो तो आपने कहा तो जैसे लोगों में तो यही इंप्रेशन गया कि ये तो 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। साहब, वो आने वाले 10 साल में एक साथ आपने घोषणा कर दी है। आंकड़े बड़े बनाने और आंकड़े खर्च करने, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है संजय भाई। जी, प्रचेता जी, मैं आपकी और अब आना चाहूंगी। यहाँ पर ढेर सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, आपका क्या क्या मानना है? अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप, जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर दिल्ली मॉडल लेकर आई थी, और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा के प्रति काफ़ी भार रखा गया है, मतलब उसको काफ़ी वजूद दिया गया है। तो अभी आपका क्या ये लगता है कि चुनाव पार्ट 2 में वो जो दिल्ली मॉडल था, स्पेशली अगर शिक्षा की बात करें, तो वो किसानों या ये जो गरीब जनता है उसको आकर्षित कर सकता है? मैं बहुत ही विश्वास से ये बात कहना चाहूँगी। हम वहाँ दिल्ली में विधानसभा के रूप में, जैसे यहाँ पे है, इस तरह से वहाँ मटियाला गांव है जैसे, और हुमनखेड़ा करके गांव है, वहाँ के स्कूल के मॉडल्स को हमने लोगों तक पहुँचाया है। ये वही इलाके हैं जो मेरे अहमदाबाद के नज़दीक के जो कुछ गांव वगैरह है, वैसे ही वो गांव है। और उसमें अगर बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन लाइब्रेरी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ वहाँ पे हो सकता है, तो अहमदाबाद
के नज़दीक या फिर महानगरों के नज़दीक में जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक भी वो चीज़ें पहुँच सकती है। वो एक मॉडल है, आप समझिए, वो मॉडल पे काम वहाँ पे इतने वर्षों तक हुआ है, उन्होंने करके दिखाया है। हमारे कई लोग यहाँ पे जो लड़ रहे थे, यानी अभी उम्मीदवार बने हैं, उन्होंने भी इच्छा जताई कि हम खुद जाके देखना चाहते। हमने कहा चलिए देख लीजिए वहाँ जाके। वो खुद गए, उन्होंने देखा, परखा और आके लगा कि मेरी नज़दीक की, मेरी खुद की गांव में ये स्कूल होनी चाहिए। तो एक होती है इच्छा शक्ति। अगर बजट है, मैं यहाँ से कितने वर्षों से मैं देख रही हूँ टीचर्स हम ले ही नहीं रहे हैं, जो है उनको ही बांट रहे हैं। जी। तुम इधर खास चले करके जाओ। अगर आदिवासी इलाके की बात करें तो वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि अंग्रेजी, गणित की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, तो इस जो विषय है इनके अध्यापक नहीं होते। बिल्कुल। इस पर मैं ये खास बातें करना चाहूँगा कि हम सब भी गांव में पढ़े हैं और पढ़कर के बड़े हुए, शहर में आए और फिर आगे का प्रोग्रेस किया है। गांव में जो शिक्षा की बात है, गांव में तो दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। और आज तक जितने भी शहर में भी जो बड़े बड़े अफसर हमें दिए हैं और आईएएस, आईपीएस, वो भी गांव के ही पढ़े लिखे हैं। और पिछले कई सालों से तो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ। जी, लेकिन शिक्षा अगर में तो आपको काफी याद कुछ करवा सुधार दूं, हुआ है। अगर गुजरात के हम बोर्ड की भी बात करें, मैं भी यही तो बात ऐसा भी, कहना ये तो मैंने चलो बात कर ली अंग्रेजी की, यानी बहुत आगे की बात हो गई। बात कर ली गणित की। जी सागर जी, मुझे कंप्लीट कर दीजिए, मैं आपकी ओर आ रही हूँ। अंग्रेजी की बहुत दूर की बात हो गई, गणित की बहुत दूर की बात हो गई, चलो विज्ञान है उसको तो हम साइड में ही रखते हैं। गुजराती, यहाँ की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसमें बच्चे फेल होते हैं। और जब रूपाणी जी से सवाल पूछते हैं तो वो ऐसे आगे पीछे देखने लग जाते हैं, गुजराती भाषा में। मतलब आप बात कर रहे हो अभी कि नहीं हमने अध्यापक दिए हैं, और आपके रूपाणी जी ने स्वीकार किया है। अरे हर साल On गुजरात camera। में से 80,000 से 1 लाख, 1.25 लाख लोग तो फॉरेन पढ़ने के लिए, वो फॉरेन खुद क्यों के जाते पैसों हैं? से क्यों? जाते हैं, वो खुद के पैसों से जाते हैं, उसके लिए हमको भेजना नहीं है। यही है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाकर बड़ा करते हैं कि वो यहाँ रहेंगे, उनको भी उनकी संस्कृति के प्रति लगाव होता है, ठीक है। और बच्चे चले जाते हैं विदेश पर वो जो नहीं जा पा रहे, यानी अगर मुझे यहाँ पर मेवा मिल रहा है तो मैं दोबारा दूसरी जगह क्यों जाऊंगी? सिंपल सी बात है, ये उदाहरण हम यहाँ पे वो उद्योग वगैरह बोलने का मौका दूंगी। सागर जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सागर जी। देखिए, जितनी प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही है, वो उसकी अगर अदर साइड ऑफ द कॉइन आप देखेंगे, सिक्के की दूसरी पहलू, तो वो सरकार की विफलता है। क्योंकि सरकार क्वालिटी नहीं दे रही है, इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल तेजी से बढ़ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रही है, उसको साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उससे लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए मजबूरी में कर्जा करके भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। संजय भाई ने बहुत अच्छा कहा कि वो भी गांव के स्कूल में पढ़े हैं। संजय भाई साल कौन सा? हम 2021 में बैठे हैं। मैं भी इंटीरियर पहाड़ी इलाके के, गुजरात के बॉर्डर के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा था। आज मैं दुनिया घूम रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो आपने मेंटेन नहीं किया है, वो आपको कबूल करना पड़ेगा। आपका गुजराती का रिजल्ट क्या कहता है? एसएससी का क्या कहता है? परसेंटेज डाउन हो रहे हैं, गुजराती में ज्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, मैथ्स में। आपने पिछले 25 साल में, एक ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा, पिछले 25 साल में प्राइवेट का आंकड़ा मत बताइए, कितनी सरकारी साइंस स्कूल शुरू की है गुजरात में? बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी सेल्फ फाइनेंस स्कूल है सर। सेल्फ फाइनेंस तो प्राइवेट और है, सरकार आम आदमी पार्टी की बात सुन रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि गुजरात का जो मतदाता है, नहीं, मतदाता पे मत जाइए। सागर जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर हमारे शो में ये नहीं होगा कि सिर्फ एंकर ही क्वेश्चन करेंगे। जी सागर जी ने कुछ पूछा आपसे, सिर्फ उसका जवाब लगातार होता रहता है। आपने ये नहीं बात बताई, लेकिन 2021 की भी बात हुई, परिवर्तन जरूरी होता है। सागर जी ने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपने भी बोला कि मैं भी सरकारी स्कूल में बड़ा हूँ। वही बात बता रहा हूँ। सरकारी स्कूलों में आज ये हालत है, आप अपने जो बात कर रहे हैं उसके बाद शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए पहले जो सिर्फ 10वीं के बाद पीटीसी करके जो शिक्षक आते थे, आज उसमें सुधार करके 12वीं के बाद
और उसके बाद भी एग्जाम ली जाती है, ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं 6 से 8, उसमें 3 विभाग कर दिए। जी, और लेकिन उसमें जो विज्ञान की upper स्कूलें primary की कितनी बात- खोली गई? अरे गूगल स्कूल शुरू हुए हैं। गूगल के रहने दीजिए, आप सरकारी स्कूल विज्ञान की क्या कक्षा हुई? 6 से 8 में तो मास्टर डिग्री कर करके जो मेरिट में आते संजय हैं, भाई, मैं आपकी ऐसे बात को शिक्षकों की केवल भर्ती एक ही की जाती काउंटर है। करूंगा। देखिए, कल सरकार अगर उनका भी एडवर्टाइज दे ना, तो पीएचडी वाले लोग आएंगे। वो क्या दिखाता है? आप जो बात कर रहे हैं ना कि हाईली एजुकेटेड लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या दिखाता है? बेरोजगारी। बेरोजगार, वो उसको और वो बेरोजगारी शिक्षा कम पाई है, करवाने- उसके अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कोई भी नौकरी के लिए शिक्षक अप्लाई में कर तो- रहा है। नहीं, शिक्षक में तो उसी फील्ड- बेरोजगार का ये मतलब education दूसरा भी की होता बात है, है। बेरोजगार का मतलब दूसरा भी होता है, जो मतलब जिसको नौकरी मिली है लेकिन उसने जो पढ़ाई की है उससे नीचे की लेवल की वो लेवल अगर की- नौकरी कर रहा है ना, तो भी वो बेरोजगार ही है। दूसरा सही एक है। सिंपल क्वेश्चन है, चलो आपको साइंस स्कूल का मालूम नहीं है। यहाँ से 100 किलोमीटर का मुश्किल से अंतर है, धौलेरा तहसील है, अहमदाबाद जिले का ही है। कितने पीएचसी है उसमें? सब में या 1-2 में भी डॉक्टर है या नहीं? जी, एक ही तहसील। जी संजय जी बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में जो लोग हैं वो किसी भी क्षेत्र में उनको कोई सुविधा ही नहीं मिलती। आप बता दीजिए ना किसान- कि डॉक्टर मतलब है। न तो किसानों को सुविधा मिलती है, न मछुआरों को सुविधा मिलती भाई है, साहब, आप बता न दीजिए कि अगरियाओं को डॉक्टर है। सुविधा मिलती है। और इसका मतलब तो ये हुआ मैंने ये नहीं जो- कहा कि कुछ नहीं मिला है, मैंने ये कहा डॉक्टर है। मतलब हम जितने बात कर रहे हैं कि PHC है, कहाँ कमी रह गई। देखो धौलेरा प्रॉपर में पीएचसी है, हैबतपुर में पीएचसी है, बावड़ियारी में है, सांडी में है, ये वहाँ के बड़े गांव है धौलेरा तहसील के। मैं पूरे गुजरात से लाइव कनेक्ट रहता हूँ। कौन से पीएचसी में, 1 में, 2 में, 3 में, और सब या तो सब पीएचसी में कोई डॉक्टर है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन। वैसे पूरे भारत में देखा जाए तो फॉरेन की तुलना मैं में धौलेरा आप अहमदाबाद- लेकिन बात अभी हो रही है गुजरात के चुनाव की, तो मैं भारतवर्ष को, गुजरात भारत के देश ग्रामीण इलाकों की सर बात करें ना मैं भी आप। कर सकता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, अगर कंपेयर यानी- है, बोलो कौन से कंट्री से लेकिन गुजरात को यही- कंपेयर करना है? नाइजीरिया से हमारा माल न्यूट्रिशन रेट ज्यादा है। ये इंटरनेशनल लेवल की बात हुई। केन्या के मुकाबले, नेपाल के मुकाबले, बांग्लादेश के मुकाबले, श्रीलंका के मुकाबले हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचा है। केरल के मुकाबले या दूसरे राज्यों का, जम्मू कश्मीर के मुकाबले गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचा है। और ये भारत सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आंकड़े उठा के, आंकड़े झूठ नहीं बोलते संजय भाई। चर्चा चुनाव के हक पर थी। हाँ, चुनाव की थी, पर चुनाव के ये मुद्दे क्या चुनाव में होते हैं? ये शिक्षा मुद्दे क्या भी आपको आते लगता हैं है ना। चुनाव का मुद्दा नहीं है? शिक्षा और स्वास्थ्य तो बेसिक है सर, मैं ये कह रहा हूँ जिसमें राजनीति- ये establish पर करने की बात ये कोशिश हो गई करता कि हूँ संजय कमी भाई, कहाँ रह गई? कि चुनाव के मुद्दे ये होने आपको चाहिए। स्वीकार करना चाहिए था पहले से ही कि हाँ चलो, जहाँ पर शिक्षा में कमी रह गई है हम उसका सुधार लाएंगे। आप बोल रहे हो कि हमने ये दिया वो दिया, आप बात कीजिए कि कहाँ कमी रह गई और आपकी कितनी ओर से इसका मतलब तो ये हुआ आतुरता है कि गुजरात आप का जो मतदाता समस्या है, को हल उसको करें। कुछ समझ में ही नहीं आता है और वो आंखें बंद करके वोटिंग कर रहा है। आप ऐसा कह रहे हैं ना, आप ऐसा कह रहे हैं ना। मतलब तो ये हुआ संजय जब भाई, एक शिक्षा- सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अहमदाबाद में 37% वोट हुआ, 63% लोगों ने वोट नहीं दिया। जल्पा बहन, सही है मेरी बात? 37 का 50% कितना है होता है? 16.50। अब बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट जीते हैं उनको 16.5-17% तो वोट मिले नहीं है टोटल के। 14, 12, 13% बाकी क्योंकि डिवाइड हुए हैं। अब 12% वोट पाके अगर आप कहो कि क्लीन स्वीप कर लिया हमने, भाई साहब आपको 88% लोगों ने नहीं दिया नहीं है। दिया है, लोकसभा में आप सही क्यों है। नहीं वही कहते है। हो? दो बार हाँ, वो भी तो- 2014 में, 2019 में लोग- 2-2 लाख के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी देखिए, 26 क्षेत्र में जीती मैं है। आपको चैलेंज आप करता हूं। 26 से 26 की ना देखिए, पर बात यहाँ पर मुद्दे की हो रही है। बात यहाँ पर मुद्दे की हो रही है। मुद्दे की बात यही है और कि जिले शिक्षा में कहाँ पंचायत और कमी रह गई? नगर पंचायत और तालिका पंचायत की बातें हो रही है 2 भैया लाख का यहाँ। मार्जिन, 2.5 लाख का मार्जिन चुनाव में कम तो नहीं है। और 26 की 26 सीटें 2014 में भी, 2019 में भी।
जी, आपके शिक्षा मंत्री की मार्जिन क्या थी? हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा मंत्री की मार्जिन क्या थी बता दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। और वो भी डिबेटेबल है, वो भी डिबेटेबल है। जी। जी। मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, चुनाव मेरा काम नहीं है। लेकिन संजय भाई, अब अगर चुनाव जीतने की बात करते हैं ना, आपका कोई भी कैंडिडेट दे दो, मैं सामने एक कैंडिडेट खड़ा करूंगा और आपके कैंडिडेट को मैं हरा के दिखा दूंगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट का मामला है, वो पॉलिटिकल पार्टियों का मामला है, इसलिए मैं इसमें तो पढ़ता आप भी आ जाइए नहीं। politics में। मुझे करनी नहीं है, मुझे करनी होगी तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं आपको जाना है लड़ना पार्टी चाहिए, में। आपको लड़ना चाहिए, नहीं ऐसा लड़ना है, मानता। मुझे बहुत पार्टियां भी कहती है, लोग भी कहते हैं, मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन ये मैनेजमेंट और मनी का सवाल है, उसको आप पॉपुलैरिटी और हमने काम किया उसके साथ जोड़ के मत देखिए। मैंने पहले ही किया कि नतीजों को अगर इस तरफ आए या उस तरफ, मैं उसको ना इश्यूज की हार मानता हूँ ना इश्यूज की जीत मानता हूँ। वो इश्यूज है, इश्यूज रहेंगे और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। सही है। सदी है, मतदाता सब पढ़े लिखे हुए हैं। शहरी इलाकों में तो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्यादा जी, यानी आप शहरी इलाकों में, इसलिए बहुत शहरी कम इलाके हुआ, में आप बोल रहे हो शहरी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? पहले अपने शब्दों को संभालिए संजय जी। जिसने अक्षर ज्ञान नहीं पाया है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ नहीं जीतती है? ग्रामीण जितना- कहाँ नहीं जीती? मैं आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि मतदाता बेवकूफ है और इन यहाँ समस्याओं के पर बावजूद- मतदाता समझदार है या मतदाता क्या को है, गुमराह करके उसमें रखा मत है आप पड़िए लोगों संजय ने। जी। सिर्फ यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है कि हम अगर समस्या को यहाँ पर, जैसे कि सागर जी बता रहे हैं, ठीक है, अगर प्रचेता जी भी कुछ रिसर्च करके आई है वो बता रही है, बतौर एंकर मैं आपको कुछ बता रही हूँ। आपका स्टैंड ये होना चाहिए कि ठीक है, ये जो समस्या है हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर आपकी रणनीति क्या है कि अगर आपको जीत मिलती है तो आप क्या नया लेके आएंगे, जनता को क्या देंगे, आप उस मुद्दे पर बात कीजिए। आप बोल रहे हो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि समस्याएं नहीं है, और समस्याएं तो कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही थी तभी भी समस्याएं थी, और आम आदमी पार्टी चला रही है तो दिल्ली में भी अभी समस्याएं है। जहां झुग्गी वहां मकान, वो तो अब शुरू कर रहे हैं। यहाँ तो पूरे भारत में 5 लाख से ज्यादा आवास बन भी चुके, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जी। या प्राइम मिनिस्टर आवास लेकिन योजना, आवास में वो तो पानी पक्का और हो बिजली चुका का क्या है? आपको और क्या लगता है? जहाँ झोपड़पट्टी थी वहाँ बनने लगा सब। हाँ, झुपड़पट्टी थी, वहां पर दीवार बना दो। दीवार बना दो, सही है। ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारा छुपाया भी तो गया था सर। हाँ, तो वो ये मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है, और यदि बिल्कुल काम लेकिन ना हुआ, काम किस गति से हो रहा है वो भी तो मायने 25 रखता साल है। सर, एक साथ चलो, गति से याद आया मेट्रो ट्रेन, उसके सपने क्या क्या दिखाए गए थे, कितने साल हो गए। अगर तो कोई सरकार पूछे कि बदल आपके क्यों रही है? अहमदाबाद में इतने मेट्रो है, सालों से इतने परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? परिवर्तन मैंने पहले ही बात की कि आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग विकल्प नहीं है, इसीलिए भाजपा को वो बेनिफिट चला जाता है। नहीं, और दूसरा भी है ना जी। कि देखो, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 78 सीट्स मिली थी। मैं भी कहता हूँ, अभी कोई कांग्रेस से है नहीं इसलिए नहीं कहना चाहिए, हाजिरी में कहना बेहतर है, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि लोगों ने उनको 78% वोट दिए थे? क्योंकि उनको भाजपा नहीं चाहिए थी, इसलिए 78 उनको दिए थे, कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि लगातार आपका परसेंटेज गिर रहा है, आप डेटा उठा के देख लीजिए। तीसरी बात, अगर आप देखो, कोई काम ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार होती है तो कुछ ना कुछ काम तो जरूर करती है, किसी भी पार्टी की हो। समस्याएं कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल भी होगी। समस्याओं का सामना सरकार कैसे करती है और वो समस्याओं का सरकार जिस तरीके से सामना करती है उससे लोग संतुष्ट है कि नहीं। अगर शहर के लोग कोरोना के साथ मुकाबला करने की पद्धति से संतुष्ट होते तो वोट परसेंटेज 70 के करीब होता, मतलब वोटिंग रेट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खुश नहीं है और उनको सामने कोई विकल्प नहीं दिखा, इसलिए वो अपने घर बैठ गए। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे साइन नहीं है। और तीसरा, अगर आप फ्यूचर की बात करना, भविष्य की बात करना चाहते हैं, दुनिया भर के जो स्टडी हुए हैं ना, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, IMF, सब हर कोई कह रहा है कि ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, वो बदलना पड़ेगा। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब नए दौर में रोजगार किसी को नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको पैटर्न ऑफ एजुकेशन भी बदलना पड़ेगा। इसके बारे में आपकी सरकार क्या सोचती है? नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति
जी, लेकिन वो नई शिक्षा नीति है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब देखने को मिलेगा? प्राइवेटाइजेशन है और वो भी सेल्फ फाइनेंस, यानी बहुत पर कोरोना के काल में भी देखा गया कि किस तरीके से जो पेरेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, वो फीस का मुद्दा आप उलझा नहीं सके। भाजपा की सरकार ही बोल रही है कि हम अगर स्कूल के जो मतलब ओनर्स है वो बोल रहे हैं तो हम इसमें क्या करें, वो हम बोलते हैं वो हमारी सुनते नहीं है। इस तरीके के तो स्टेटमेंट आप सत्ता में बैठकर देते हो। कोरोना का मैनेजमेंट भी आप देख लो। हाँ जी, देखा था। इतना बड़ा जी, हमने मजदूर को चलते जाते हुए देखा था की आबादी, और इतना अमेरिका भी था, सभी इसके विक्टिम थे, लेकिन वहाँ तो साधन संपन्न लोग हैं, उनके पास तो सुविधाओं की भी कमी नहीं है। कोरोना तो सब मैं लोकल बात करना चाहूंगा संजय भाई। आप है ना अपने हिसाब से अपने उदाहरण पसंद मत कीजिए, एशियन कंट्रीज देखिए, सब जगह की रोग प्रतिकारक क्षमता में अंतर होता है। यहाँ विटामिन डी सूरज की किरणों से एशिया को ज्यादा मिलता है। बांग्लादेश में कितने लोग मरे, नेपाल में कितने मरे, पाकिस्तान में कितने मरे और भारत में कितने मरे, उसको कंपेयर कीजिए आप एशिया को एशिया से। मतलब यहाँ कोई कोरोना मैनेजमेंट अरे सुनिए, लेट मी फिनिश। और दूसरा, कोरोना क्या है और उसका कैसे उपयोग होता है। देखो, सुखी लोग एयरलाइंस में जाते हैं, उसमें कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गरीब लोग रेल से चलते हैं, वो ट्रेनें चालू नहीं हो रही है क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। देखो, अगर आपके वहाँ शादी है परिवार में तो 100 से या 200 से ज्यादा लोग आएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल रैली है जी, तो वहाँ पर कोरोना नहीं आता। ये कोरोना है ना, लोग सब समझ रहे हैं, इसीलिए 37% भी किस तरह से आए हैं वो ऑफ कैमरा में आपको बताऊंगा कि वो 37% तक भी कैसे पहुंचा है। ये चुनाव के मैकेनिज्म मुझे मत समझाइए, मैं बहुत सीख के बैठा हूं। जी, जिस तरीके से आप कोरोना महामारी की बात कर रहे थे कि सरकार ने हम आपको कुछ भी बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ सरकार ने तो काम ही नहीं किया। यहाँ पर ये बात नहीं है, कहाँ कमी रह गई इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे हो तो सवाल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र है, विपक्ष की आवाज भी सुननी चाहिए, जो कमजोरियां हैं वो सुधारनी भी चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब जैसे कोरोना का मैनेजमेंट, तो आज क्या है, गरीब लोगों तक अनाज 5 महीने तक 6 महीने नहीं पहुंचाया गया। सारी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं बंद थी, फिर भी सरकार ने इमरजेंसी में कदम उठाए। आरोग्य सुविधाएं अपने यहाँ सीमित थी क्योंकि ये आकस्मिक है और ये कटोकटी जैसी हालत थी। लेकिन उसमें बेनिफिट भी क्या मिला है, जैसे कटोकटी थी और आपका ही पार्टी का सूत्र रहा है कि आपत्ति को अवसर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा देखा गया कि टेंडर की वो प्रक्रिया नहीं होती थी। ठीक है, हमने धमन वेंटिलेटर भी देख लिया, हमने कितनी हॉस्पिटल में आग लगी वो भी देख लिया। जो मासूम बेचारे शायद कोरोना से बच भी जाते, वो लोग का भोग भ्रष्टाचार ले गया। बिल्कुल, न्यूज का एक अच्छा माध्यम है। मैं अपनी कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ, एक मुद्दा दर्शा रहा हूँ। कोरोना के नाम पे सरकार ने कितने बिल बनाए और जिस गांव के बिल बनाए उस गांव में जाके आप गांव वालों से पूछिए। मैं कुछ नहीं कह रहा। जी संजय जी, क्या कहना है आपका? अब देखो, इतना सारा ये जो बताए जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार में भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है। सरकार कोई पर आपके ही मुख्य प्रधान ने बोला था कि भ्रष्टाचार है, और यहाँ पे जब मुख्य प्रधान अभी बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले ही कि हम भ्रष्टाचार को नाबूद करेंगे, भ्रष्टाचार है तभी तो नाबूद होगा, नहीं होता तो बोलते कि भ्रष्टाचार मुक्त है। अरे पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में चली गई है। पर आप कांग्रेस गई उसको छोड़ो, आप कांग्रेस को रख ही दो। आप ये टेंशन लो कि अब आम आदमी पार्टी नई आ गई है, सूरत में ऐसी तो क्या कमी रह गई कि आप जो नई पार्टी है उसके वोट भी आपकी तरफ डाइवर्ट नहीं हुए। आप अहमदाबाद में देखिए कि ओवैसी को मिल गई, वो आपकी प्रति डाइवर्ट क्यों नहीं? 85% वोट मिले हैं। कितने? 85%। किसके? यानी और सम ऑफ नहीं, यानी 38% के मुताबिक आप देखिए। सिंपल लॉजिक है। और हमारी पार्टी के उम्मीदवारों ने सेकंड पोजीशन तक हासिल की है। मैं आपको बताऊं, 100% मान सकते हैं कि टोटल जो वोटिंग हुआ उसका हिस्सा की नहीं है।
तो वो 100% तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी में भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, अरे सुनिए ना, कांग्रेस में भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई भाजपा सुनिए। के ही पास मैनेजमेंट है, भाजपा ही जीतती जा रही है। संजय भाई सुनिए, मैं वो मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। तो आपको चुनाव में लड़ना चाहिए, पार्टी भी खड़ी कर। मुझे क्या करना मुद्दे चाहिए? से मत भटकाइए, कुछ लॉजिक की बात हो रही है, हम सुनेंगे जी। सागर जी, देखिए, मान लो कि और ऐसे मैथमेटिक्स गिनते भी हैं, जो 37% वोट हुआ उसको हम 100% मान के चले, टोटल वोटिंग 100%, उसका आधा यानी 50% तो आपको मिला नहीं है, क्योंकि डिवाइड सामने ऑपोजिशन में डिवाइड हुआ है, कांग्रेस को भी गया है, आम आदमी पार्टी को भी गया है और इंडिपेंडेंट को भी गया है। तो भी आपको आप 50% से तो नीचे ही हैं, फिर आप कहां से वो 85% का आंकड़ा ला रहे हैं, जरा समझिए। संजय जी, ऐसा नहीं होता है कि पार्टी में से लिख के दे दिया कि कहीं पे जाओ तो 85 बोल देना, रिजल्ट दिखाई देते हैं, मुझे बोलने की जरूरत लेकिन हमको क्यों नहीं दिखाई देते? रिजल्ट तो बदलने नहीं वाले, आंकड़े तो बदलने नहीं वाले। यानी अपनी शिक्षा पे सर जोर दीजिए थोड़ा सा और बताइए कि नहीं सच तो में आप कितने जो थोड़ी देर परसेंटेज पहले बदले। बात कर रहे थे। लोगों को ऐसा वोटिंग करना चाहिए कि उनकी जो समस्या है सुलझ जाए, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र में एक ही हथियार है, वोट डालने का। और वोट लोग डालने- नहीं जाते। ये गुजरात है, यहाँ बूथ कैप्चरिंग नहीं होता, यहाँ ये गलत है सर, सर गलत है, सर गलत है। अहमदाबाद जैसे अरे शहर में आपके भी खुद के सर कॉर्पोरेटर चुना गया है। वो क्यों, अरे क्यों वो भी हमला नहीं- क्यों करते हैं वो लोग आप फिर? उस चीज की बात मत करिए कि आपके जो उम्मीदवार है वो किसी मुकाबले के बिना ही जीत गए। सागर जी इस शो की शुरुआत में कुछ बोल चुके हैं, वो चीज हम यहाँ पर नहीं बिल्कुल। दोहराए तो अच्छा होगा। अब उन्हें पता नहीं क्या सपना आ जाता है कि वो अपना जो पर्चा है, फॉर्म है, वो वापस ले लेते हैं, या तो उन्हें कोई भय होता है, या तो उन्हें कोई मलाई मिल जाती है, लेकिन उस चीज का मुद्दा हमारा आज का नहीं है, इसलिए हमको पढ़ना है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, हम लोग फोन करके सीधा लाइव में उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। जूनागढ़ तहसील पंचायत की एक सीट है गलियाबाड़ी की, कांग्रेस का कैंडिडेट पिछले 3 चुनाव जीत चुका है, ये उसका चौथा टर्म था। 2-4 लोगों को अंदाज था कि ये इस बार जंप करने वाला है, क्योंकि उसका सेटिंग हो गया है। 3 बजे समय खत्म होने वाला था फॉर्म अपने सबमिट करने का। 2 बजे वो बंदा फॉर्म सबमिट करने जाता है, उसके साथ लोग भी है, वहां वो फॉर्म रखता है, उसके साथ दूसरी जेब में से रख के बीजेपी का मैंडेट रखता है। कांग्रेस के पास समय ही नहीं है कि वो नया कैंडिडेट लाए और सबमिट करे। तो ये सब मैनेजमेंट होता है संजय भाई। आप कंफर्म करना चाहे ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, मैं आपको नंबर दूंगा। 9,000 जिनको अंदाज था उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर के रखा था, इसलिए चुनाव हो रहा है, नहीं तो वो भी आपका अनऑपोज हो जाता है। महानगर ये तरीके पालिका, हैं। नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत 9050 सीटों पर नामांकन भरा गया। ऐसा होता तो भाजपा में ऐसा कोई है ही नहीं कि उनका रिजेक्ट हो जाता। यहाँ पक्ष वाले सब मैनेज नहीं कर रहे थे, उम्मीदवार नहीं खड़े कर पा रहे थे। इतनी पुरानी पार्टी, तभी तो आप जीत रहे 125 साल हैं। पुरानी, तो हम वो यही तो कह रहे हैं। हमारी कमजोरी नहीं है। नहीं, आप हाँ, अपनी उसका कमजोरी प्लस नहीं। पॉइंट आपको मान लेते हैं हम कि वो भाजपा का प्लस पॉइंट है। और आप जो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, हम वो जनता की सुविधा का नहीं, लेकिन जो चुनाव कैसे जीता जाए उसका मैनेजमेंट तो भाजपा को नंबर 1। लेकिन मतदाताओं को मत देने से रोक भी नहीं रहा कोई। नहीं सर, मैं आपको एक बताऊं, फिर आप भी कैसे जीतोगे? आपको एक ठीक से विकल्प मिला ही नहीं। मैं सर आपको ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से जो भी हुआ वो आपने आपस में बांट लिया। सच में जनता का काम हुआ ही नहीं। और 15 साल से हम उभरे ही अभी है और हम आ गए हैं। अब हम नरेंद्र अभी हम सामने गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पर जीत जाऊंगा। वाराणसी में ही उन्होंने चैलेंज की थी और वो हार गए थे। फिर उनको पता चला। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार है? तो फिर दिल्ली में 3 बार चुनाव क्यों जीत रहे हैं वो? आप बताइए। आप जिस मत की बात कर रहे हैं, मैं उसी मत विस्तार की बात कर रही अगर हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि भाजपा मुद्दे भटकाने के लिए कर रही है। सही है। देखिए, आज संजय भाई क्या एक कंपल्सन क्या है कि आज कांग्रेस का कोई है नहीं तो कांग्रेस पे उनका गुजारा चल जाता है कि तुमने 70 साल में क्या बिल्कुल, किया। हाँ, बिल्कुल बात खत्म। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले सागर जी। सागर जी आप बिल्कुल सही बोले। तो आम आदमी पार्टी है, पर एक अच्छी राजनीति लो, अभी तो आप बोल रहे हैं कि आम
आदमी पार्टी को हम वो ही नहीं गिनते, हम ही जीते हैं। हम अच्छा विकल्प लेके आए हैं और भाजपा और कांग्रेस के साथ विकल्प बन गए, वो एक तरफ और आम आदमी पार्टी एक तरफ। आप देखिए केजरीवाल जी हार गए, लेकिन अस्तित्व तो है इनका। हमारा वोट शेयर भी तो देखिए, हम पहली बार आए हैं फिर भी इतने वोट लेके आए हैं, हमें गर्व है इस बात पे। अरे आप जीत रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम इस बात पे नहीं आए। देखिए, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर तक चले गए, नरेंद्र मोदी बुरा मान लोगों के जाएंगे। मुद्दों को लेके गए हैं और कम से कम हमें 10 से 12% तक वोट मिले। मैं बताता हूँ, अब आप सच्चाई की बात पर आए तो मैं बताता हूँ कि कोई फंडिंग कर रहा है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनको कहा जाता है नहीं, कि आप खड़े हो जाइए, नहीं, कोई एक भी पैसा नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास भी सबूत है कि मैं हमारे खुद के उम्मीदवारों ने खुद पैसा एक पैसा जोड़ के करा है वो। आपके पास जो होंगे वो आपके पैदा किए होंगे। अच्छा, 2 मिनट। चलो, अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हो, तो आपने उपचुनाव दिखाया था हमको, आपने और भी कई चुनाव दिखाए, तो उन चुनावों में क्या इतनी बड़ी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी गुजरात राज्य में सरकार है और पता नहीं कौन से राज्य में सरकार है, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था जो कांग्रेस से भीख मांगनी पड़ी? देखिए, मेरा सवाल काफी तीखा होगा। ये भीख मांगने वाली बात नहीं होती है, ये खरीदने वाली बात होती है, या तो फिर ये उकसाने वाली बात होती है, मोड़ तोड़ होता है। और आप पिछले काफी समय से वो ही कर रहे हैं आप, और सच में जनता के पास जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, आप चुनाव के पैसों की अगर बात कर रहे हैं तो आप अपने सीने पे हाथ रख के बता दीजिए कि आपकी पार्टी में सभी पैसा व्हाइट मनी आता है और व्हाइट ही खर्च होता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से पैदा हुई। देखो, हर पार्टी संघर्ष से ही पैदा होती है और संघर्ष तो जीवन का नियम है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। शीर्षस्थ नेता है जो अटल बिहारी वाजपेयी, क्या कोई उंगली कर सकता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार? वही तो फिर क्यों कर सकता है? अडवाणी जी पर कोई उंगली? तो स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखना चाहिए था ना, अमित शाह पे उंगली उठ रही है। जी, फिर से मुद्दा भटक रहे, लेकिन हम आ जाएंगे मुद्दा चर्चा करें, मेरी समझ में नहीं। आप जब पैसे पे लेके आए, चुनाव की बात कर रहे हैं, पर आप हमको उलझा रहे हो और आप हमको पूछ रहे हो कि मुद्दा कौन सा चल रहा है। विनय सीतापति ने एक जुगलबंदी किताब लिखी है जिसमें आरएसएस, बीजेपी और अडवाणी जी और वाजपेयी जी का पूरा हिस्ट्री लिखा है, और वो जेन्युइन है, फैक्चुअल है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। उसमें उनको कौन पैसा देता था और हर महीने कितना देता था वो भी उन्होंने लिखा है, तो आप पढ़ लीजिए। तो पैसे और ये सब चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन उनको जो देता था वो चेक से देता था, व्हाइट देता था। मैंने आपको पूछा कि आपका सब पैसा व्हाइट का आ रहा है और व्हाइट में खर्च हो रहा है, यही मैंने पूछा था। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये चुनाव के घपले से बाहर निकलिए, दूरस्थ तंदुरुस्त चुनाव कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप गुजरात के इश्यूज है तो गुजरात पे रहिए, स्कूल की बात कीजिए, हेल्थ सेंटर की बात कीजिए, किसान की आय की बात कीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे की बात कीजिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की बात कीजिए, बढ़ती कीमत की बात कीजिए, और फिर चुनाव देखिए। देखो, ये कास्ट फैक्टर, ये पाकिस्तान मार देगा, चाइना आ जाएगा, एक डर दिखा के वोट खरीदना बंद कर दीजिए। आप ये तो बताइए कि कल चुनाव है तो आगे की रणनीति क्या है, आप उस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। अगर आपको कोई समस्या बताता है तो आप ऐसा मत कीजिए कि यहाँ क्या समस्या है, आप ऐसा कीजिए कि अच्छा ये समस्या है तो हम सामने ये विकल्प लाएंगे, हम ये कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि गुजरात में कोई समस्या नहीं है, गाँव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग इससे संतुष्ट है। ऐसा भी नहीं है कि कोई योजना चल नहीं रही है, या आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ के लिए चल रही है, क्या ये अच्छी योजना नहीं है? मनरेगा योजना जो चल रही है वो अच्छी योजना नहीं है? ये लड़कों को जो गांव के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है, शिष्यवृत्ति दी जा रही है, उनको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन योजना चालू है, ये अच्छी योजनाएं नहीं? मध्याह्न भोजन आप बात कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन की, यानी ये सब तो कब से मनरेगा आपने शुरू नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मध्याह्न भोजन आपने शुरू नहीं किया। संजय भाई, मैं आयुष्मान भारत और जो बच्चों की फीस आप चुकाते हैं उसकी बात, मतलब 2 एग्जांपल दूंगा।
ये है ना, इसको वाइट करप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट करप्शन। आप मान लो आयुष्मान भारत के लिए 50,000 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 करोड़ रुपया अलॉट किया, वो जाएगा किसको? प्राइवेट हॉस्पिटल। 50,000 करोड़ का आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा करो तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल को 50,000 करोड़ रुपए आप बिल के रूप में चुकाओगे, उसी 50,000 करोड़ में आप उससे 10 गुने पेशेंट को बढ़िया ट्रीटमेंट दे पाओगे। लेकिन क्योंकि उसमें से भी कमीशन नहीं आएगा, यहाँ से आता है। वैसे ही बच्चों की फीस आप क्यों चुकाते हो? आप, मैंने पहले ही आपको पूछा था कि कितने साइंस हाई स्कूल कॉलेज आपने शुरू किए। अगर वो पैसा प्राइवेट स्कूल को अब प्राइवेट बिजनेस चलाने के लिए ये पैसा सरकारी हमारे टैक्स का पैसा उनको प्रोवाइड कर रहे हो, इसको वाइट करप्शन कहते हैं। एक्सचेकर का पैसा वाइट में कैसे प्राइवेट को दिया जाए, इसका ये रूट है। हम गुजराती लोग ये रूट और हवाला में बहुत माहिर होते हैं, मैं समझने में भी माहिर हूँ। तो आप है ना, वो प्राइवेट संचालक जो आपकी कोई बात सुनता नहीं है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर को वो गिनते नहीं है, उसको आप पैसे दे रहे हो। बेहतर है कि वही जो शिष्यवृत्ति का पैसा है आप ऐसी सरकारी स्कूल बनाइए कि वो प्राइवेट वाले बच्चे वहां से खड़े होके यहाँ आ जाए, तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और ये सेवा नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन वो बिजनेस नहीं है, सेवा था। आपने उसको बिजनेस बनाया है, वापस उसको सेवा में ला दीजिए। जी बिल्कुल जी। प्रचेता जी, अब मैं आखिरी सवाल आप तीनों से एक एक करके पूछूंगी। प्रचेता जी, चलो डायमंड सिटी की बात कही, वहाँ पे आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अब कल चुनाव है, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो कितना पसंद करेंगे, क्यों करेंगे, या फिर अगर जैसे कि कोई चुनाव भी जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? हमने पहले ही हाँ, हमने बहुत पहले से ही कहा है कि हम शिक्षा पे चुनाव लड़ेंगे, हम स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ेंगे, हम यानी बेरोजगारी जो है उनको रोजगार देने के लिए, यानी युवाओं के लिए हम ये चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार खड़े हैं वो बहुत ही एजुकेटेड है, पर बहुत ही निचले स्तर से आते हैं, यानी इकोनॉमिकल उनकी इंडिपेंडेंस बहुत कम है, पर फिर भी वो चुनाव में आके खड़े हुए हैं क्योंकि वो एक बदलाव की राजनीति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पैसा लोग इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं वो अगर मेरे गांव के लिए खर्च होना है तो पूरी तरह से हो, और ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर भारत देश को लेके जाएगा। और जो भी चुन के आएंगे हमारे, उन्होंने अपने तरीके से कुछ अलग अलग बदलाव लाने की बात भी कही है। तो मुझे विश्वास है कि ग्रामीण प्रजा है, जो ग्राम विस्तार में रहने वाली है, उन्होंने इस विकल्प को पसंद किया है और वो कल वोट के रूप में हमें मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। जी जी। संजय जी, आपने जैसे कि गिनवाया कि काफ़ी चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो जीतती आई है। गुजरात की बात करें तो आपकी ही सरकार है, केंद्र की बात करें तो आपकी ही सरकार है। तो अब अगर कल वाले चुनाव के मद्देनज़र आप भाजपा को शायद जीत भी मिलती है तो कौन से बदलाव जो आप लाएंगे और कौन सी समस्या जो आप हल करेंगे? ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ। कई बातें ऐसी है कि हाईकमांड तय करता है, उनकी एक पॉलिसी होती है, और कोई भी पार्टी यदि जन सुखाकारी के लिए काम नहीं करती, सिर्फ मुद्दों के लिए काम करती है और मुद्दों भटकाने से, तो वो बार बार विजेता नहीं होती। पिछले 25 साल से गुजरात में भारतीय जनता पक्ष का शासन होना, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ की प्रजा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये पार्टी क्या कर रही है, और उसके पास तो पहले विकल्प थे, विकल्प बदल के ये विकल्प पसंद किया है। आम आदमी पार्टी नई आई है, मैं तो उनको ये शुभेच्छा प्रदान करता हूँ कि वो जीत के आए, लेकिन ऐसा होगा लेकिन नहीं। आप जो गिनवा रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी भी अस्तित्व में कब आई और केंद्र में इतनी लेट क्यों पहुंची, वो भी असर करता है। यहाँ पे आप सिर्फ इतनी बात कीजिए कि जनता का क्या फायदा होगा। तो वही है ना, मैं किसी पार्टी की साइड ही नहीं हूँ, मैं तो सबके लिए, अगर कांग्रेस के होते तो मैं उनको भी बोलती, पर यहाँ पर मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी, आप क्या समस्या को सुलझाओगे। बार जनता यानी मतदार जो है, चाहे कितना ज्यादा भी वोटिंग हो, 70% भी वोटिंग होता है, 80% भी वोटिंग होता है, ऐसा ये तो
ये महानगर के चुनाव में दूसरी बार हुआ। 2015 में कम चुनाव मतलब वोटिंग हुआ था, इस बार भी इतना ही हुआ। तो भी आपने देखा कि ज्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ही घोषित हुए। राज्य में भी, स्टेट में भी 25 साल से सरकार चलाना कोई आसान बात नहीं है। और तीसरी बात, केंद्र में भी जितना पहली बार और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनडीए की सहायता से, और दूसरी बार उससे भी ज्यादा बहुमत लेकर के। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पार्टी ने कुछ भी न किया होता, पार्टी की विचारधारा में कुछ न होता, पार्टी की योजनाएं मतदाता समझ ही नहीं पाते, तो इतना वोटिंग कैसे हो रहा है और इतने प्रत्याशी जीतते कैसे हैं? देखिए, जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस को भी जवाब मिला था। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा और फिर से आप मुझे केंद्र में कैसे जीत मिली वो दिखा रहे हो। आप गुजरात में कितने सालों से वो जिता रहे हैं, आपके पास कोई आगे की रणनीति ही नहीं है। मैं आपसे फिर से दोहरा के मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने 4 बार आपसे पूछ लिया कि आप आगे की रणनीति के बारे में बात कीजिए, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। मैं सागर जी की ओर आऊंगी, समय का अभाव है संजय जी, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया था। सागर जी, आपको क्या उम्मीद है? आप तो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जो गरीब हमारी जनता है ग्रामीण इलाके की, उसमें भी कितना विकास हुआ है या कहां पे वो अटक गया है वो भी आपको भली भांति पता है। आप क्या उम्मीद लिए हैं कि इस बार चुनावों के बाद क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, मैं 2 बातें करूंगा। उसके पहले संजय भाई को करेक्ट करूंगा कि वो 29 साल से गुजरात में सत्ता में है, 91 में आए थे। और देखिए, मतदाताओं से, जो रूरल मतदाता है, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप इधर उधर मत भटकिए। अपने पहचान का है, अपनी कास्ट का है, अपने धर्म का है, उस पर मत जाइए। आदमी कौन अच्छा है, और जब आपको जरूरत होगी तब आपके पास आके खड़ा रहेगा या नहीं। आपने जो मुद्दे 5 साल फेस किए, उसमें उसने आपकी मदद की या नहीं की, और आगे मदद करने की उसकी संभावना क्या है, उसको ध्यान में रख के अपना वोट दीजिए। गलत वोट देके 5 साल पछताने का मतलब कुछ नहीं है। फिर ये कहेंगे कि हम जीत के आए हैं, उसका मतलब कि कोई समस्याएं नहीं है। और संजय भाई के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि ये कोई भी सरकार हो, समस्याएं होती है, उसका मुकाबला करने का जो तरीका है उसको आप बेहतर बनाइए, उसमें से करप्शन को आप नाबूद कीजिए, और रूरल इकोनॉमी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि वहीं से बचने का रास्ता है। जी, सागर जी, संजय जी और प्रणेता जी, आप तीनों मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो दंगल दिस्का में आज हमने चुनाव पार्ट 2 का मुद्दा रखा। हमने ये भी जाना कि चुनाव पार्ट 1 है, वहाँ पर भले ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, लेकिन अभी जो चुनाव पार्ट 2 है, इसके समीकरण अलग होते हैं। जैसे कि सागर जी ने बहुत स्पष्ट अपील की है कि आप ये मत सोचिए कि ये हमारी ज्ञाति का है, आप ये मत सोचिए कि ये आपके पहचान वाला है, आप ये सोचिए कि आपके मुद्दे क्या है। ये जिसको आप वोट देने की सोच रहे हो, उसमें क्या लगता है कि आपका जो समस्या है उसका समाधान वो ला पाएगा या नहीं। ये बात तो तय है कि आपको मत देने के लिए तो जाना ही है, क्योंकि मत ये आपका हक है, अधिकार है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस मतदान को बढ़ावा देना है, आपको मत डालने के लिए अवश्य जाना है। यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। ये तो बात बिल्कुल तय है कि सत्ता है उसी को सवाल जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास वो पावर नहीं होता कि कोई भी समस्या का वो ही हल ला सके। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप चुने अपना उम्मीदवार, और आशा भी रखते हैं कि जो भी ग्रामीण इलाके की जो समस्या है वो आने वाली जो भी मतलब सत्ता में बैठे, जिसकी भी जीत हो, जो भी उम्मीदवार जीते, वो आपकी समस्या को हल करे। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।